हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्लैब डिजाइन, है ना। तो इसमें रह गया था कैंटिलीवर अगर स्लैब रहेगा तो हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं ना कि बालकोनी देते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका डिजाइन हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो वही कैंटिलीवर हो गया, बालकोनी हम लोग जो दिए ना वही कैंटिलीवर हो गया आपका। ठीक है, जो छज्जा छज्जा दिया ना, छज्जा तो छज्जा के ऊपर ही हम लोग क्या कर दिए, अगर घेर घार दिए तो वहां पर रह सकते हैं, लेकिन क्या है कि डोर हुआ या विंडो के ऊपर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं छज्जा, है ना। तो वही उसी का डिजाइन हम लोग को आज देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और कि ध्यान देना है कि बेंडिंग मोमेंट किसमें मैक्सिमम आएगा, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में आएगा या कैंटिलीवर में आएगा, ये ध्यान देना है इसमें। ठीक है, तो डिजाइन क्राइटेरिया सब वही रहेगा, जैसे हम लोग स्लैब के करते थे उसी प्रकार कैंटिलीवर स्लैब के ही करेंगे, क्योंकि स्लैब ही है। तो डिजाइन क्राइटेरिया दोनों का सेम ही होगा, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि मोमेंट इसमें चेंज हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट इसमें कुछ और आएगा और कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट कुछ और आएगा, और स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट आया था उसमें कुछ और आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा और क्या क्या चेंज हो सकता है, इसमें शियर भी चेक करेंगे, सब चीज सिमिलर होगा, सिर्फ मोमेंट चेंज होगा और शियर फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों चेंज होगा, और भी चेंज होगा, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं इसका डिजाइन कैंटिलीवर का। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखो कैंटिलीवर अगर बीम है, यहाँ पे हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम कैसा होगा, है ना। कैंटिलीवर बीम कैसा होगा, तो देखिए आपका एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, तो एक कैंटिलीवर बीम है तो इसमें स्लैब होगा, है ना। कैंटिलीवर बीम में स्लैब होगा ना। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड तो नहीं है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट होता है ना, बेंडिंग मोमेंट होता है mu, बेंडिंग मोमेंट होता है WL इफेक्टिव का स्क्वायर, WL इफेक्टिव के स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड में क्या था, जैसे यहाँ पे एक और हम सपोर्ट लगा दिए तो ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, तो उसमें क्या होता है बेंडिंग मोमेंट mu इक्वल टू WL स्क्वायर इफेक्टिव L, ठीक है, अपॉन 8 होता है। तो बताओ इसमें कौन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, किसमें आएगा सबसे ज्यादा मोमेंट, कैंटिलीवर बीम में आएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में आएगा? कैंटिलीवर में आएगा। अरे एक साइड तुम फ्री छोड़ दियो उसको मोमेंट के लिए, तो इसमें ज्यादा ना मोमेंट होगा, यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा क्रिएट होगा, तो कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, देन सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो ये ध्यान इसमें रखना है। ठीक है, तो आइए इसको हम क्वेश्चन पे समझते हैं, और इसमें कुछ है नहीं कैंटिलीवर में। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं, डिजाइन क्राइटेरिया सब सिंपली सपोर्टेड बीम की ही तरह है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बना लो, फिर और दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, सब क्राइटेरिया यही होगा। इसी को 2-4-3 बार बना लो कि क्या क्या इसमें हम लोग स्टेप ले रहे हैं, कैसे इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस ज्यादा करने की इसमें जरूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन आएगा तो इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको मैक्सिमम मार्क को ही पूछेगा, 6 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, डिजाइन अ कैंटिलीवर स्लैब एंड ओवरहैंगिंग ऑफ 1.25 मीटर। इतना मीटर क्या है, ओवरहैंग है। चलिए ठीक है, मतलब सपोर्ट से इतना डिस्टेंस पे है, ये सपोर्ट है ना आपका जी, तो सपोर्ट से आपका इतना डिस्टेंस पे क्या है, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये आपका बीम हो गया, ये सॉरी कॉलम हो गया, ऐसे में क्या है, कैंटिलीवर बीम है, तो इसी पे ऊपर हम स्लैब दिए हैं तो कैंटिलीवर स्लैब हो गया, है ना। पहले तो बीम डिजाइन करेंगे ना, तो उस पर स्लैब देंगे, बिना स्लैब बीम डिजाइन किए स्लैब करोगे तो हवा में छोड़ दो क्या, ऐसा नहीं होता। तो इसमें स्लैब हम लोग प्रोवाइड करें, अब ऐसा भी स्लैब रहता है ना, देखते हो ना कभी डिजाइनिंग किया रहता है स्लैब, बीम ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी डायरेक्ट रह सकता है यहाँ तक, या फिर स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, तो उस प्रकार हो सकता है। द imposed load on slab
कंसिस्ट ऑफ 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ लाइव लोड एंड वेट ऑफ फिनिश इज 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूजिंग M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो क्या क्या हमको गिवन है, आंख मूंद के पहले इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं, है ना। तो हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ स्लैब कितना 1.25 मीटर। ओके, इम्पोज लोड मतलब टोटल लोड भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोड टोटल लोड कितना होगा, तो इसको किलो न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको 1 किलो न्यूटन को ले लिए हम लोग, प्लस 800, या आप लिख सकते हो 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना हम लोग ले लिए, है ना। चलिए इतना ले लिए, तो टोटल आपका लोड कितना आ गया 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें फैक्टर्ड नहीं किया होगा, आप फैक्टर्ड कर लीजिएगा। फैक्टर किया है डिजाइन लोड एंड फैक्टर मोमेंट, हाँ किया है, ठीक है। तो आप यहीं भी फैक्टर कर सकते हैं कि फैक्टर्ड लोड कितना होगा आपका, फैक्टर्ड लोड कितना होगा, तो 1.5 इंटू कितना 1800 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना, इतना होगा। FC के 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, FY 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। FC के 1500 M20 है तो FC के निकल जाएगा, आप FY निकल गया। तो जो गिवन था यहाँ पे हम लोग लिख लिए। और कुछ गिवन है? कुछ नहीं गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन क्या करना होगा आपको, कि हम लोग को एज्यूम करना होगा डेप्थ, ठीक है। तो एज्यूम डेप्थ करने का तरीका है कि L/10 ले लो कैंटिलीवर के केस में। देखो एज्यूम कर सकते हो तुम कुछ भी, 200, 400, 500, 600, लेकिन एक एजम्पशन का भी तरीका है कि जितना लेंथ दिया हुआ है ना उसका 10 भाग आप एज्यूम कर लो। तो लेंथ दिया हुआ आपको कितना 1250, उसको डिवाइड कर दो 10 से, कितना आ जाएगा 125। तो इसी के इर्द गिर्द ले लो, कुछ इसी के आसपास तुम ले सकते हो, ये भी वैल्यू चलेगा। आप 130 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 120 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 125 भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 125 ही ले लिया है, तो हम लोग भी 125 ही ले लेते हैं, है ना। तो ये तो हो गया स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ आ गया आपका, ठीक है, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ आ गया, है ना। और ये भी होता है कि कैंटिलीवर के केस में होता है ना कि L/D का रेशियो 10 होता है। कैंटिलीवर के केस में L/D का रेशियो 10 होता है, और सिंपली सपोर्टेड के केस में L/D इक्वल टू होता है कितना है 20, और कंटिन्यूअस बीम के केस में L/D का रेशियो होता है 26, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डेप्थ लेंथ के कितना गुना कम होगा, है ना। इसके अनुसार हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं। चलिए, तो ये मेरा डेप्थ निकल के आ गया, ठीक है, डेप्थ निकल के आ गया, कितना आ गया टोटल डेप्थ आपका। तो क्लियर कवर भी होगा ना, स्लैब में क्लियर कवर होगा। तो हम लोग क्या बोले थे कि स्लैब में आप 20 से 30 तक कुछ भी ले सकते हो क्लियर कवर, है ना। तो इसने कितना ले लिया है 25 mm लिया है, 20 के 30 के बीच ही में है, तो 25 mm स्लैब का क्लियर कवर हम लोग ले लिए हैं स्लैब में, ठीक है। तो टोटल डेप्थ क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर, है ना। क्लियर कवर कितना 25, और आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना निकल के आ गया था 125। तो टोटल डेप्थ कितना हो गया 150 mm हो गया, हुआ ना, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लिए टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ और फैक्टर्ड लोड, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को डिजाइन करना है, मतलब कैलकुलेशन करना है क्या मोमेंट, ठीक है। उसके बाद हमको जो हम डी लिए हैं, इफेक्टिव डी लिए हैं, क्या हम सही लिए हैं चेक करना है, चेक लगाना है ना इसका। तो चलो पहले हम लोग कैलकुलेशन इसका कर लेते हैं, किसका मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का। चलो ठीक है, तो आप लोड को पहले फैक्टर कर लो, ये बेंडिंग मोमेंट को फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो
हमने यहाँ पे क्या किया है, लोड को फैक्टर कर लिया है ना, लोड फैक्टर कर लिया है। हाँ, सेल्फ वेट भी इसमें होगा, कैंटिलीवर का कुछ सेल्फ वेट होगा ना स्ट्रक्चर का, तो सेल्फ वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, V कैपिटल D इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। कितना होता है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट? तो हम लोग डिजाइन जो करते हैं स्लैब 1 मीटर के लिए करते हैं, ठीक है। और इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, इफेक्टिव डेप्थ आपका 125 था ना, और टोटल डेप्थ इसमें 25 ऐड कर देंगे तो टोटल डेप्थ आ जाएगा 150 mm। तो 150 को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.15 इंटू कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है 25 होता है। तो आपका सेल्फ वेट कितना निकल के आ गया, सेल्फ वेट कितना निकल के आ गया, देखिए सेल्फ वेट आपका निकल के आ गया कितना, न्यूटन में ले रहे हैं ना, न्यूटन में ले रहे हैं, तो 3750 न्यूटन पर एमएम आ जाएगा सेल्फ वेट। तो टोटल लोड कितना आ गया, टोटल लोड आपको आ गया 5.55 किलो न्यूटन, या आप क्या लिख सकते हैं 55,500 है ना, 5500 कर सकते हैं आप, 55,000 नहीं, ठीक है। तो 5550 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आ गया लोड, ठीक है, पर मीटर। चलिए ठीक है, तो मोमेंट, हाँ यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या आपका बेंडिंग मोमेंट, कैंटिलीवर में यही चेंज हो जाएगा, इसको हम ध्यान रखना कि कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/2। बाकी सब वही है, बाकी सब वही है, ठीक है। बाकी जैसे हम लोग स्लैब को डिजाइन करते थे ना, तो यही है बाकी, ठीक है। बस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंज हुआ, कितना हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया आपका WL²/2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लिए बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स हो जाएगा W/L हो जाएगा, शियर फोर्स भी चेंज हो जाएगा। शियर फोर्स स्लैब के केस में हम सिंपली सपोर्टेड था, तो उस केस में हम लोग क्या लिखे थे, WL/2 लिखते थे ना, लेकिन इसमें क्या हो गया W/L इफेक्टिव, ठीक है, ये हो गया। तो आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स भी निकल गया और बेंडिंग मोमेंट भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, डेप्थ को कैलकुलेशन करेंगे कि मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ जो रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। तो आप यहां से पहले क्या कर लीजिएगा, XU मैक्सिमम अपॉन D इक्वल टू कितना होता है, अरे किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे ना, तो ग्रेड ऑफ स्टील कितना है, Fe415 है, Fe415 है। तो XU मैक्सिमम यहां से कितना निकल के आ जाएगा, XU मैक्सिमम अपॉन D का रेशियो कितना देगा, 415 के लिए 0.48 होगा। तो यहां से XU मैक्सिमम भी निकाल लोगे, हैं कितना हो जाएगा 0.48 इंटू 125, ठीक है, निकल के आ गया है ना। तो ये सब निकल के आ गया, या इसका सीधा वैल्यू रख दो, XU अपॉन D का वैल्यू सीधा रख दो, रखने की इसमें जरूरत नहीं है इतना, इसका सीधा वैल्यू इसमें रख सकते हैं ना पुट करके, अरे D कॉमन लेके यहाँ पे, ठीक है, 2D से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से BD² इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, RU का वैल्यू भी जानते हो, RU का वैल्यू इतना होता है, ठीक है, RU का वैल्यू ये होता, या RU का वैल्यू सीधा दिया रहेगा, आपको इतना करने की नहीं जरूरत, टेबल में जाओ ना, RU का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है कितना 1.36 FCK करके कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इतना करने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो RU यहाँ से कितना आ जाएगा 2.76 आ जाएगा, ठीक है। RU का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.76, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि D रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना होता है, √MU अपॉन कितना RU इंटू B, बोलो होता है कि नहीं, RU इंटू B होता है ना। तो यहाँ से D रिक्वायर्ड निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद तो मोमेंट टोटल निकाल लिए थे, कितना आ गया था 6.504 गुना 10⁶ न्यूटन मीटर, क्या आ गया था ना। तो D रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा √MU अपॉन RU इंटू B। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा ना, तो आपको आ जाएगा कितना 49 mm। तो क्या हमने जो एज्यूम किया है D, वो इससे क्या आ गया है, क्या आ गया इससे,
अरे डी रिक्वायर्ड जो है कितना है, डी रिक्वायर्ड है मेरा 49 mm है ना, डी रिक्वायर्ड मेरा कितना है 49 mm है, ठीक है। और डी प्रोवाइड हम लोग कितना किए हैं, डी प्रोवाइड हम लोग किए हैं 125। ओके है डिजाइन आपका, अरे डेप्थ ओके है ना, क्या हम पढ़ाए थे कि डी प्रोवाइड डी रिक्वायर्ड से ज्यादा आ गया तो आपका डिजाइन क्या होगा, ओके। चलिए ओके, मतलब डेप्थ ओके, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड, मतलब सेक्शन भी आपका अंडर एनफोर्स्ड होगा, डी रिक्वायर्ड अगर डी से छोटा होगा तो। अब क्या निकालना हमको, एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील में जैसे हम लोग करते थे स्लाइड में, इसी प्रकार इसमें भी करना है, ठीक है ना। एम इक्वल टू क्या 0.87 F बाई एस टी इंटू डी, एस टी में क्या क्वाड्रेटिक आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं बोलो। अरे ये सब हम उसी में बीम में ही कर लिए थे ये सब कैलकुलेशन। तो डी में क्वाड्रेटिक आएगा, सॉरी एरिया ऑफ स्टील में क्वाड्रेटिक आएगा, तो एक आएगा आपका कम या एक ज्यादा आएगा, या दूसरा एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। तो एरिया कभी निगेटिव होता है नहीं ना, स्टील का एरिया कभी निगेटिव लेंगे नहीं ना। तो यहाँ से एरिया का स्टील हम कितना लेंगे, कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ स्टील आपका कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 148 mm स्क्वायर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमने एरिया कैलकुलेशन किया है वो रिक्वायर्ड एरिया से ज्यादा है या कि कम है। अगर ज्यादा है तो ओके है, अगर कम है तो हमको फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब डेप्थ ऑफ स्लैब है जो हमको फिर से एजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको मिनिमम एरिया कितना लेना है स्लैब का, मिनिमम एरिया आपको लेना है 1.2% ऑफ बीडी, ठीक है, 0.12% ऑफ बीडी इफ h बाई एस टी बार आर यूज्ड। तो h बाई एस डी बार ही हम लोग यूज किए यहाँ पे, किए कि नहीं बोलो, h बाई एस डी बार ही है ना। Fe 415 क्या है, Fe 415 को हम लोग h बाई एस डी बार बोलते हैं, h बाई एस डी बार ही यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसका टोटल एरिया के हम लोग कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, 0.12%। चलो ठीक है, तो 0.12% का टोटल एरिया का कितना आ रहा है 180, जो कि क्या है लिस्ट है, आपने जो यहाँ पे रिक्वायर्ड किया है एरिया उससे कम है कि नहीं। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट तो कम से कम प्रोवाइड करेंगे ना, जो रिक्वायर्ड आपको है उतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या आपको एरिया जो यहाँ पे प्रोवाइड करना है मिनिमम 180 mm स्क्वायर लेना है। अगर यहाँ पे जो एरिया चेक करते तो आ जाता कितना 140 से छोटा आ जाता चेकिंग एरिया, मतलब 0.12 इंटू BD अपॉन 180 अगर हम कैलकुलेशन करते तो 148 से कम आ जाता, तो ओके था, मतलब एरिया हम लोग जो आया था वही हम लोग लेते। लेकिन यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है, मिनिमम से भी कम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका फेल कर जाएगा वहाँ, ठीक है। मिनिमम तो देना ही है, मिनिमम से आप कम प्रोवाइड करिएगा ना तो आपका स्लैब वहाँ पे फेल कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एरिया यहाँ पे कितना हम लोग लेंगे 180 mm स्क्वायर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट हो इसके लिए कि आप रेनफोर्समेंट कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो, 8 mm 10 mm 12 mm का, ठीक है। तो हम बोले थे आपको कि जितना कम डाया वाला आप रेनफोर्समेंट यूज करिएगा आपका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जनरली 8 mm का नहीं 10 mm को करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 8 mm किया गया है, 10 mm करना चाहिए, ठीक है। 10 mm से ऊपर ठीक रहता है। तो आप यहाँ पे 10 mm भी ले सकते हो, इंडिपेंडेंट हो, 8 mm को जरूरी नहीं कि हम 8 mm लेंगे, ठीक है। आप 10 mm भी ले सकते हो, 12 mm भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो 8 mm बुक लिया तो हम भी ले लेते हैं, क्योंकि सोल्यूशन वही है। तो यूजिंग 8 mm फाई, ठीक है। तो ए फाई कितना आ जाएगा, ए फाई कैलकुलेशन कर लेंगे ना। अरे एक बार का एरिया कितना आ जाएगा, 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा 50.3 mm स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है, इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है। स्पेसिंग ऑफ 8 mm बार, स्पेसिंग ऑफ 8 mm बार कितना हो जाएगा, स्पेसिंग ऑफ 8 mm बार बोले थे ना कि 1000 इंटू Fi, स्पेसिंग निकालने के लिए बोले थे ना 1000 इंटू Fi अपॉन AST, यहाँ से स्पेसिंग हम लोग निकाल लेंगे SB, क्या कोई दिक्कत है।
एस बी हम यहाँ से निकाल लेंगे ना, चलो एस बी निकाल लिए, ठीक है। अब देखो कितना आ गया है, 279 आ गया ना, 279 में आ गया एस बी। तो अब चेक लगाएंगे एस बी का चेक लगाएंगे। क्या था चेक इसका, एस बी का चेक क्या था, स्पेसिंग का चेक क्या था, स्पेसिंग का चेक यही था कि स्लैब में था 3D और बीम में कितना था, शियर डिजाइन के बीम में था कितना 0.75 इंटू डी या 300, इससे जो लेस होगा उसी को हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब 300 mm से मैक्सिमम नहीं होगा, समझ रहे हैं, 300 mm से मैक्सिमम नहीं होगा। तो इसमें 3D से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए और 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चलेगा। तो 3D हम निकाले तो कितना आ गया, डेप्थ आप कितना लिए हो 125 ना, तो ज्यादा आ जाएगा 3 इंटू डी ना, तो 125 इंटू कितना 300 कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, उतना चलता है। ऐसे भी तो हम लोग को कितना 300 से कम ही लेना है ना, तो 375 आ गया। तो आप मैक्सिमम स्पेसिंग प्रोवाइड करते हो 300 mm, चलेगा 300 mm दे सकते हो, चलेगा। लेकिन इससे कम भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया स्पेसिंग 279 आ गया, तो 280 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। आपने जो यहाँ पे क्राइटेरिया का फुलफिल कर रहा है ना, डिजाइन क्राइटेरिया का, तो वो ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 270 लीजिएगा, इसने आप प्रोवाइड कर दिया है बुक में तो आप 270, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 280 भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, 260 भी ले सकते हैं, 290 भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है। चलो हम ले लेते हैं क्या 270 ही ले लेते हैं, क्योंकि मजबूर हो गए हैं, हम मजबूर हो गए हैं। बुक का फोटो खींच के उसी का हम PDF बनाए हैं, ये क्या बोलते हैं PPT बनाए हैं, तो मजबूर हैं, ठीक है। लेकिन आप डिजाइन करिएगा तो जरूरी नहीं है कि बुक का ही डाटा लेना है, ठीक है। आपको जो वहां पे सुटेबल लगेगा वो लेना है, ठीक है। चलो तो यहां से आप SB कैलकुलेशन कर लिए, 270 आ गया, ठीक है। चेक किए, ओके है डिजाइन, ओके है SB, चेक भी साथ में करते जाएगा ना, तो एक नंबर नहीं आपको काटेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, अरे रेनफोर्समेंट हमने डिसाइड कर लिया ना कितना डाया कर लेते हैं, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, प्रोवाइड 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 270 mm सेंटर टू सेंटर एज मेन स्टील। मतलब हम इसको पढ़ें अपना लैंग्वेज में तो क्या कह रहा है कि 8 mm डाया का बार हम स्लैब में यूज किए हैं, जो 2 डाया के बार का बीच का स्पेसिंग कितना है 270 mm है, जो सेंटर टू सेंटर है 2 बार का। देखो हम इसको समझाते हैं कैसे कह रहा है, इसको समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। नए है, नया में तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि प्रोवाइड 8 mm, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है 8 mm का स्टील है, ठीक है। तो 8 mm का स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसमें, कैंटिलीवर स्लैब में, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग 8 mm डाया ऑफ स्टील है ना, 8 mm डाया ऑफ स्टील हम प्रोवाइड किए। तो स्पेसिंग इसका कितना है 270, कहां से, इसका सेंटर से, इसका कुछ डाया होगा ना जी, और ऊपर देखो इसका डाया होगा बीम इस रेनफोर्समेंट का, कुछ देर के लिए मान लो इस पेन क्या है रेनफोर्समेंट है, तो इस रेनफोर्समेंट का डाया होगा, तो इसके मिडिल से प्रोवाइड करते हैं। मतलब इसके मिडिल से इसको मिडिल हमको 270 काउंट करना है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि कितना आपका रेनफोर्समेंट लगेगा, अरे कितना लगेगा, ये आपका देखो मैं कैलकुलेशन करता हूं कितना आपका रेनफोर्समेंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ना, स्पेसिंग आपका कितना आ गया था SB आपका 270 आ गया। तो हमने एक रेनफोर्समेंट, देखो इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, साइड व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू साइड से देख रहे हैं, तो इसका क्या रेनफोर्समेंट का सिर्फ डाया मिलेगा ना, सिर्फ डाया मिलेगा, साइड से हम देख रहे हैं। तो चलो तो इसके मिडिल से डिस्टेंस कितना होगा 270 जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 270 होगा। तो बताइए ना हमको कितना लेंथ में करना है, तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ था कि नहीं, 1.25 मीटर लेंथ में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1250 मीटर 1250 mm में हमको प्रोवाइड करना है, और इसका स्पेसिंग कितना है 270 है, प्लस एक ऐड कर लोगे तो इतना नंबर ऑफ क्या होगा रेनफोर्समेंट आपका रिक्वायर्ड होगा। तो इसको कट छट के जो आएगा आंसर कमेंट में करना है, कितना आंसर आ रहा है, ठीक है।
कमेंट में आंसर करना है कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आपका आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, तो ये समझ गए ना कि ये लिखने का तरीका इसका क्या है। प्रोवाइड 8 mm, ठीक है, प्रोवाइड 8 mm डाया ऑफ स्टील, डिस्टेंस बिटवीन टू डाया टू स्टील 270 mm सेंटर टू सेंटर, जो मेन स्टील हम लोग लिए हैं। स्लैब में कम चलेगा, लेकिन बीम में आपको तो 10-12 से ऊपर ही रखना होगा। कैसा हो बीम है ना, कैसा हो आपका बीम है, कितना हो थिकनेस का बीम है, तो आपको डाया ऑफ जो स्टील लेना है वो 10 से बोले थे हम आपको कि 10 से ऊपर ही लेना है, 10-12 mm से ऊपर ही लेना है, ठीक है। लेकिन स्लैब के केस में चलता है 8 mm भी ले सकते हो, लेकिन आप भी 10 mm ले सकते हो, कोई नहीं रोक टोक, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। तो कह रहा है कि ऑल्सो प्रोवाइडिंग 8 mm फाई एट द रेट ऑफ 270 mm सेंटर टू सेंटर एंड अदर डायरेक्शन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग कम डाया कर ही नहीं सकते, इससे हम लोग कम डाया कर ही नहीं सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे ना, वो भी 8 mm डाया का प्रोवाइड कर सकते हैं, 270 mm स्पेसिंग रहेगा उसके बीच का। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, मेन रेनफोर्समेंट भी निकाल लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार किधर होगा, अरे देखो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार किधर होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 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 डिस्ट्रीब्यूशन बार किधर होगा आपका। जैसे हम बात करते हैं कि आपका क्या है, जाइए अब नीलम शर्मा जी से मिलिए। जैसे हम बोले कि ये आपका क्या है, स्लैब है, तो आपका ये लेंथ है, ये आपका क्या विड्थ है ना, ठीक है, स्लैब का लेंथ और विड्थ है, ठीक है। तो हम बोले हैं कि अभी क्या आप कैंटिलीवर पढ़ रहे हैं ना, कैंटिलीवर में तो एक ही डायरेक्शन में फिक्स है, ऐसे होगा, अरे यहीं पे सपोर्ट होगा ना, है यहाँ पे होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट यहीं पे सपोर्ट होगा, तो आप मेन रेनफोर्समेंट इसका लाजिम है कि आपका फिक्स करना पड़ेगा। मेन रेनफोर्समेंट सपोर्ट की डायरेक्शन में देंगे ना, तो मेन रेनफोर्समेंट आपको फिक्स हो गया, इधर ही देना है, लेंथ के अलाउंग ही देना है, ठीक है, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट हमको अब यहां पे मजबूरी बन गया कि एक ही सपोर्ट है, तो यहां से ज्वाइंट होना ही पड़ेगा। अगर मेन रेनफोर्समेंट यहां दोगे ना, तो आपका स्ट्रेंथ कम जाएगा, वहां पे फेलियर का चांसेस ज्यादा बढ़ रहेगा, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट हमको देना है इसी डायरेक्शन में, लेंथ जहां पे फिक्स है, जहां पे कैंटिलीवर फिक्स है उसी डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट देना है। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बस इस डायरेक्शन में देना, ओके, ठीक है। तो समझ गया ना, तो दो डायरेक्शन में हमको रेनफोर्समेंट का डिजाइन की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो प्रोवाइड 8 mm सेंटर टू सेंटर मेन स्टील, फिर कहा प्रोवाइड 8 mm एट द रेट ऑफ सेंटर टू सेंटर 280 mm सेंटर टू सेंटर अनदर डायरेक्शन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी हम लोग उतना ही लेंगे, ठीक है, जितना हम लोग मेन रेनफोर्समेंट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको क्या हो गया, चलो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे, अब शियर डिजाइन में शियर चेक करेंगे ना कि शियर डिजाइन यहाँ पे जरूरत है या नहीं है। तो शियर के लिए चेक हम करते हैं तो कैसे होता है बताओ, शियर के लिए चेक हम लोग करते हैं तो क्या होता है, टाउ भी हम लोग निकालेंगे, तो टाउ भी जो आएगा वो लेस देन आएगा टाउ सी मैक्सिमम से, या टाउ सी से भी लेस आ सकता है, चलो ठीक है। तो हमको शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, यानी टाउ सी जो होगा ग्रेटर होगा टाउ भी से, होगा कि नहीं, तो आपको शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो भी आपको कितना आ गया, इतना आ गया, शियर फोर्स इतना आपका आ गया। देखो शियर फोर्स इसमें ज्यादा आएगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में कैंटिलीवर में जहां पे सपोर्ट है वहां पे शियर फोर्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो और फ्रीन पे क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा कि नहीं। चलो तो कितना आएगा, टाउ भी नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना आएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया कितना आया है, AST प्रोवाइडेड, ये क्या कर दिया, नहीं पहले हमको कैलकुलेशन करना है टाउ भी, ठीक है, ये गलती से लिखा गया AST प्रोवाइडेड, गलती से होगी, यहाँ पे नहीं इसका कुछ जरूरत। तो टाउ भी कितना होगा,
टाउ वी इक्वल टू हम लिखेंगे वी यू अपॉन बी डी, ठीक है, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी डी, तो वी यू आपका इतना है और बी डी ये हो गया, तो कितना आ गया 0.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउसी देखिएगा कोड में, टाउसी आपको देखना है कोड में, क्योंकि टाउसी डिपेंड करता है दो चीज पे, हम बोले थे कुछ वीडियो में, तो टाउसी आपको डिपेंड करता है दो चीज पे, एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील पे, परसेंटेज ऑफ स्टील पे इसलिए वहां पे यूज किया है, हाँ इसलिए वहां पे एएसटी प्रोवाइडेड निकाला है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो उसके अनुसार हमको टेबल देखे थे, अरे डिजाइन कर रहे थे शेयर का, तो टेबल देखे थे ना, तो कितना आ गया था कि इसके करस्पॉन्डिंग 0.15% के करस्पॉन्डिंग और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग आपका टाउसी कितना आ जाएगा, टाउसी आपका आ जाएगा 0.28, इतना करने की जरूरत नहीं, टाउसी निकाल लो ना, के का वैल्यू 1.3, वो के का वैल्यू भी दिया हुआ है, उतना करने की जरूरत नहीं, तो मैक्सिमम आ जाएगा, ये मैक्सिमम आपका आ रहा है, तो मैक्सिमम को नहीं चलना है, बीसी से छोटा आ रहा है तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे, अरे टाउसी से ही छोटा रहा है तो मैक्सिमम में हम क्यों पहुंचेंगे, हैं, तो टाउसी आप लिख सकते हो, कोई नहीं दिक्कत, कोई कुछ नहीं करेगा, तो टाउसी तक ही चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका सीयर टाउ भी कितना आ गया 0.08 ना, क्योंकि काफी छोटा है, 0.28 से 10 गुना छोटा है कि नहीं, तो आपका ओके है, सीयर डिजाइन में ओके है, सीयर डिजाइन आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाउ भी क्या आ गया है, लेस देन आ गया है टाउसी से, तो आपको सीयर डिजाइन करने की यहां जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके है ना। चलिए चेक कर लिए, अब चेक फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लेंथ की चेक कर लेंगे, तो डेवलपमेंट लेंथ हम चेक कैसे करते हैं, एल डी इक्वल टू क्या हो जाता है 0.87 FY इंटू 5 डिवाइड बाई क्या 4 टाउ बी डी, होता था कि नहीं डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, तो टाउ बी का वैल्यू कोड के अनुसार निकाल लेंगे, टाउ बी डी का वैल्यू कोड में दिया हुआ है, टाउ बी डी का, टाउ बी डी कोड में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसको अनुसार हम लोग निकाल लेंगे, यहां पे देखो सब लिखा हुआ। टाउ बी डी हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं, किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, टेंशन के लिए ना, टेंशन के लिए क्या हो हम लोग 60% बढ़ा के लेते हैं, अरे टाउ बी डी का उधर देखे थे ना कि 60% हम लोग बढ़ा के लेते हैं, देखो एक लेक्चर भी मिस कर जाएगा तुमको समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो टाउ बी डी हम लोग बढ़ा के लेते हैं, किसका, टेंसाइल रेनफोर्समेंट का, यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट ही है ना, तो चलो यहाँ पे टाउ भी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, टेबल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेबल वो देखो, तो यहाँ से टाउ भी निकल के आ जाएगा इतना इंटू इतना, ठीक है, तो 376 mm आ गया आपका डेवलपमेंट लेंथ, ओके है ना, 376 mm डेवलपमेंट लेंथ आ गया एलडी। अब एलडी कोड में कितना दिया रहता है कि एलडी आपको कितना प्रोवाइड करना है, तो m अपॉन एल प्लस एल नॉट, यहां से भी आप चेक कर लोगे कि एलडी आपका इतना से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, ये चेक कर लोगे, या कोड में क्या दिया हो, देयरफॉर एक्सटेंडेड बार इनटू द सपोर्ट आफ्टर गिवन 90 डिग्री बेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, लेकिन आप इस भी कैलकुलेशन कर सकते हो, चेक कर लेना, ठीक है, इतना करने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो एलडी भी हम लोग चेक कर लेंगे, या एलडी निकाल देंगे सीधा सीधी, ठीक है, तो आपको ये आपका कैंटिलीवर का डिजाइन आ जाएगा, देखो ये आप देखो यहाँ पे कहोगे कि सर टेंशन किधर आ रहा है, कैंटिलीवर इसमें टेंशन तो मतलब रेनफोर्समेंट मेन है जो ऊपर आप प्रोवाइड किए हैं, जमा की सब में आप यहाँ प्रोवाइड करते थे, आए क्या कर दिए बोलो, आप सभी में ऊपर डिजाइन कर रहे थे, इसमें नीचे डिजाइन कर रहे थे टेंशन, और इसमें ऊपर दे दिए, तो देखिए 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 इसमें टेंशन कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा एजम्पशन करिए कि इसमें टेंशन कहाँ पे आ रहा है कैंटिलीवर में, तो देखो ये मान लेते हैं कैंटिलीवर है, यहाँ फिक्स हो गया, इस मेरे हैंड में क्या है ये फिक्स है, ठीक है, अब इस पे इसमें समझ में आओ, इसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, चलो ये हम कुछ देर के लिए बुक ही ले लेते हैं, जैसे आपको इसे दिख रहा है ना, चलो इसको हम फिक्स कर दिए कुछ देर के लिए, ठीक है, फिक्स कर दिया ना, ये सिंपली सपोर्टेड, ये फिक्स हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम से फिक्स हो गया, अब यहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो किधर बेंड कर रहा है,
अरे किधर बेंड कर रहा है, नीचे की ओर बेंड कर रहा है, तो टेंशन किधर आ रहा है, टेंशन कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की ओर ना। अरे जो यहाँ पे इसी आ रहा है, देखो ये टेंशन कहाँ आ रहा है, ऊपर की ओर ना। यहाँ पे आ रहा है टेंशन, टेंशन ऊपर ना आ रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल है जो क्या टेंशन में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो वहां पर क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है कि नहीं। अरे ये ऐसे है तो ऊपर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर की ओर भाग रहा है, इस प्रकार मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है कि नहीं, नीचे कंप्रेस हो रहा है, नीचे वाला पार्टिकल है। तो हम लोग जो यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे टेंशन रेनफोर्समेंट टॉप में, यहाँ पे टेंशन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे ना टॉप में, यहाँ पे देखो इसमें यही खासियत है, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में ये डिफरेंस है। कैंटिलीवर बीम में हम लोग जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना वो ऊपर में रहता है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो बॉटम में रहता है। और स्लैब के केस में भी वही होगा कि स्लैब में हम लोग अगर रेनफोर्समेंट मेन प्रोवाइड करेंगे तो टॉप में करेंगे, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड स्लैब में अगर हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो बॉटम में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो ये आपका मेन रेनफोर्समेंट हो गया। दोनों तो सेम ही है, लेकिन किसी एक को मेन रेनफोर्समेंट जो आपको साइड में दिख रहा है ना, ठीक है, तो दोनों तो आपका क्या है, मेन ही रेनफोर्समेंट है ना, मतलब दोनों का डाया और सब चीज सेम ही लिए, तो ये वाला आपका मेन रेनफोर्समेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गया, ठीक है। तो दोनों दिखा दिए, अब क्या दिखाएं इसमें, यही तो हमको जस्ट डिजाइन करना था, बाकी कंक्रीट है। टोटल यहाँ से यहाँ क्या था, लेंथ था कितना दिया था 125 mm दिया हुआ था कि नहीं। तो अगर टाइम मिले तो आप फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और टोटल डेप्थ कितना आ गया था इस स्लैब का, अरे इस स्लैब का टोटल डेप्थ आ गया था ना 150 mm, और यहां से यहां आप डेप्थ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 125, क्योंकि क्लियर कवर जो आपने प्रोवाइड किया यहां से यहां कितना 25 mm। विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ये आपका थिकनेस ऑफ बीम है 280, ठीक है, 280 है थिकनेस ऑफ बीम, ठीक है, और ये तो हाइट हो गई। इस प्रकार कैंटिलीवर का डिजाइन था। तो आप इस पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, अपने मन से प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखना है बुक का, नीलम शर्मा का, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप वही है जो था स्लैब में, वही है कैंटिलीवर बीम में, कोई दिक्कत है इसमें। सिर्फ क्या चेंज हो जा रहा है, इसमें चेंज हो जा रहा है कि हम लोग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे टॉप में करेंगे, लेकिन स्लैब में बॉटम में करेंगे, करेंगे कि नहीं। और बेंडिंग मोमेंट इसमें डिफरेंट, शियर इसमें डिफरेंट, बस 3 चीज इसमें डिफरेंट हो, बाकी सब डिजाइन क्राइटेरिया वही फॉलो करेगा। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में हम लोग करते थे, सिंपली स्लैब में वही क्राइटेरिया इसमें भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ओके ठीक।